जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम यहाँ पर आपके लिए फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक को वन बाय वन कवर करने वाले हैं। ये फाउंडेशन बैच आपके जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम और जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उनके अंदर जो कंपटीशन में मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उन सभी टॉपिकों को हम यहाँ पर वन बाय वन स्टार्ट करने वाले हैं। उसी सीरीज़ के अंदर हम आज पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सरलीकरण व संख्या पद्धति, जिसका पार्ट फर्स्ट हम यहाँ पर लेकर आए हैं। जल्द ही नेक्स्ट पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। अगले 10 मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसके अंदर हम इस टॉपिक के बेसिक को जानेंगे दोस्तों। तो आप अगले 10 मिनट तक बेहद गौर कर करके बैठेंगे। जो आप बेसिक सीखेंगे वो आगे सभी क्वेश्चंस में हम उनको अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करने की यहाँ पर टेक्निक जानेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा टॉपिक होगा यहाँ पर सरलीकरण और नंबर सिस्टम, जिसका पार्ट फर्स्ट हम यहाँ पर लेकर आए हैं। जल्दी आपको पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ बेसिक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो हम जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानते हैं और सरलीकरण के जो मेथड हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो सरलीकरण के अंदर जो मेथड आता है वो आता है बोर्डमास का नियम। तो बोर्डमास का जो नियम आता है, इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ये कहीं कहीं पर आपको बोर्डमास लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको वी बोर्डमास करके मिलेगा। तो वी का मतलब होता है दोस्तों विनकुलम लाइन, जिसको हम कहते हैं विनकुलम लाइन। विनकुलम लाइन जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स रेखा बंधनी, रेखा बंधनी। और अगर हम बात करें बी की, तो बी फोर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम कहते हैं कोष्टक। बी फोर होता है ब्रैकेट और ब्रैकेट को हम हिंदी में कहते हैं कोष्टक। अगर हम आगे बात करें ऑफ की, तो ओ फोर होगा ऑफ और ऑफ को हम कहते हैं का के की, का के की। और का के की का मतलब होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई से होगा। और डी फोर होगा स्टूडेंट्स डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग। और एम फोर होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होगा गुणा। ए फोर होगा ऐड, ऐड का मतलब होगा स्टूडेंट जोड़। और एस फोर होगा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब होगा माइनस। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वी बोर्डमास है, इसको सोल्व किया जाता है स्टूडेंट लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले विनकुलम लाइन सोल्व होगी, उसके बाद में बी फॉर ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद में ऑफ मतलब का के की सोल्व होगा, उसके बाद में डिवाइड, उसके बाद में मल्टीप्लाई, उसके बाद में ऐड और सबसे लास्ट में सोल्व होता है स्टूडेंट्स माइनस। तो वी बोर्डमास जो है उसको इस सीक्वेंस में हम सोल्व करते हैं। लेकिन यदि कहीं पर आपको का के की लिखा मिले और उसी क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीप्लाई भी लिखा मिले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि का के की का मतलब भी गुणा होता है और मल्टीप्लाई का मतलब भी गुणा होता है, तो हमें फर्स्ट प्रेफरेंस का के की को देनी है और सेकंड प्रेफरेंस हम देंगे स्टूडेंट्स किसको, गुणा को देंगे। अगर इसके साथ साथ हमें यहाँ पर भाग भी अप्लाई हो जाता है, तो पहली प्रेफरेंस हम का के की को देंगे, सेकंड प्रेफरेंस स्टूडेंट हम देंगे भाग को, और मल्टीप्लाई जो है वो फिर चला जाएगा थर्ड प्रेफरेंस पर, तीसरे नंबर पर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सरलीकरण के अंदर वी बोर्डमास को अप्लाई करने वाले हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें संख्याओं के बारे में, तो संख्याओं के बारे में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो संख्याएं जो हैं वो मोस्टली दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं के अगर हम देखें तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है काल्पनिक संख्याएं और एक होती है स्टूडेंट्स वास्तविक संख्याएं। एक काल्पनिक संख्याएं होंगी और एक होगी आपकी वास्तविक संख्याएं। जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं स्टूडेंट्स, वे संख्याएं होती हैं जो रियल के अंदर हम यहाँ पर आयोटा के फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे कि ये आयोटा हमें कब प्राप्त होता है, जब भी हम किसी माइनस वाली संख्या को या नेगेटिव नंबर को हम रूट के अंदर लिखते हैं, तो ये सारी संख्याएं जो हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहीं पर लिखा कि -1 का रूट, तो ये होता है स्टूडेंट आयोटा, और इसको जनरल फॉर्म में लिखा जाता है x प्लस आयोटा y। तो ये जो संख्याएं हम यहाँ पर देख रहे हैं काल्पनिक संख्याएं, तो ये काल्पनिक संख्या स्टूडेंट हम 11th के बाद पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। और चूंकि हमारे कंपटीशन में जो मैथमेटिक्स आती है वो 10th क्लास तक की आती है, और 10th क्लास में हम 10th क्लास तक हम कौन सी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्याएं, जिनको हम रियल नंबर भी कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब हम यहाँ पर अगर आगे चर्चा करें तो हमें जो यहाँ पर संख्याएं पढ़नी है या सिलेबस में जो मैथमेटिक्स में पढ़ना है, उसमें हम सारी की सारी डिटेल बात चर्चा करेंगे, वो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, जिनके अंदर हम वास्तविक संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के हम प्रकार वन बाय वन यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम देखें कि
फर्स्ट जो टाइप है इसके अंदर जो आता है वो आता है प्राकृत संख्या के बारे में। फर्स्ट संख्याएं होती हैं स्टूडेंट प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं स्टूडेंट वे संख्याएं होती हैं जो एक से प्रारंभ होती हैं। 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक जो संख्या जाती है उसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। उसके बाद सेकंड प्रकार की संख्या आती है स्टूडेंट्स पूर्ण संख्या। साथियों, दूसरे प्रकार की जो संख्या आती है वो आती है पूर्ण संख्या। ये सारी संख्याएं जो प्राकृत संख्या में थी ये सारी संख्याएं तो इसमें होंगी ही होंगी, साथ ही साथ इसके अंदर हमें यहाँ पर जीरो और शामिल कर देना होता है। तो पूर्ण संख्या के अंदर सभी प्राकृत संख्याएं सम्मिलित होती हैं और इसके साथ जीरो और शामिल हो जाता है, तो ये संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। अगर हम थर्ड संख्या की ओर बढ़ें तो थर्ड प्रकार की संख्या हमारी होती है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है स्टूडेंट? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंदर जीरो और पॉजिटिव नंबर जैसे +1 +2 +3 +4 अप टू इनफाइनाइट तक, और इसी प्रकार से इधर की तरफ अगर हम चलें तो -1 -2 -3 और इसी प्रकार से इधर की तरफ अनंत तक सारी संख्याएं इसके अंदर शामिल होती हैं। तो हम मोस्टली कह सकते हैं कि सभी नेगेटिव नंबर और सभी पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे पास पूर्णांक संख्याओं का निर्माण करती हैं। जीरो स्टूडेंट्स याद रखें आप, जीरो ना ही धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है, मतलब जीरो ना तो धनात्मक संख्या होगी और ना ही ऋणात्मक संख्या होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चौथे प्रकार की जो हमारी संख्या आती है स्टूडेंट्स वो आती है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या वे सारी संख्याएं जिनको हम p/q रूप में निरूपित कर सकते हैं, p/q फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। और याद रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो p और q होगी वे संख्याएं पूर्णांक संख्या होंगी। p और q किस फॉर्मेट में होगा? पूर्णांक संख्याएं होंगी, और ये पूर्णांक संख्याएं जब होंगी तो इसमें p 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला गया स्टूडेंट्स? q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया ऊपर कोई संख्या आ गई स्टूडेंट्स तो ये हमेशा इनफाइनाइट बनाता है, और गणित के अंदर हम कहते हैं कि इनफाइनाइट नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब ये अनिर्धारित रूप है, नॉट डिफाइंड रूप है, अनिर्धारित रूप है, अर्थात कभी भी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मैथमेटिक्स के अंदर आपकी नीचे वाली जो संख्या है q, ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आप परिमेय संख्या की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 वहाँ पर साइड में ज़रूर मेंशन किया होगा। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि परिमेय संख्या के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो हम एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं कि वे सारी संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जाती है, जैसे 3/5, जैसे 2/-9, जैसे 4, ये सारी संख्याएं 0.3, 2.5, ये सारी की सारी संख्या स्टूडेंट परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से 22/7 और आगे सभी संख्याएं हम बात करेंगे वो कैसी होंगी? परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बताऊं तो अपरिमेय संख्या स्टूडेंट्स क्या होगी? अपरिमेय संख्याओं के अंदर अगर हम देखें तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q रूप में नहीं लिख सकते, वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो √2, √3, √5, इसी प्रकार से 2 + √5, 2√5, ये सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से आप गौर करेंगे कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। जबकि अगर मैं बात करूं 22/7 की, तो 22/7 अभी आपने देखा होगा, पिछले ही जो हमने परिमेय संख्या पढ़ा था उसके अंदर हमने इसको लिखा था स्टूडेंट्स परिमेय संख्या के अंदर। तो 22/7 तो हमारी परिमेय संख्या है, परंतु पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, गौर करेंगे। इन दोनों संख्याओं के अंदर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर हम आगे बात करें अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जो होती है स्टूडेंट, वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक का और खुद का ही भाग जाता है, उसके अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिख दे रहा हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
23, ये सारी की सारी संख्याएं मैंने कैसी लिखी हैं, अभाज्य संख्याएं लिखी हैं। इन सारी संख्याओं की एक विशेषता है कि इन संख्याओं में केवल खुद का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा, उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। और अगर आप गौर करें कि मैंने जितनी भी अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल लिखे हैं उनमें रूट के अंदर हमेशा मैं अभाज्य संख्या ही मेंशन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं उनमें सब में मैंने रूट के अंदर अभाज्य संख्या लिखी है, अर्थात किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट या रूट अप्लाई कर देते हैं, वर्गमूल लगा देते हैं, तो स्टूडेंट्स वे संख्याएं अपरिमेय संख्या का उदाहरण आपकी बन जाएगी। उनके बीच में चाहे आप प्लस का साइन लगाएं, चाहे आप गुणा का साइन लगाएं, चाहे आप माइनस का साइन लगाएं। मैं ऐसा भी लिख सकता था कि यहाँ पर मैं लिख देता 3 माइनस रूट 2, तो ये भी हमारा उदाहरण हो जाएगा किसका, अपरिमेय संख्या का। इसी प्रकार से अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूं स्टूडेंट्स, तो भाज्य संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या वे संख्या होगी जिसमें एक के और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए। जैसे 4 हो गई, 6 हो गई स्टूडेंट्स, 8 हो गई, 9, 10, 12, 14, 15। इसी प्रकार से हमारी ये सारी संख्याएं आप देख सकते हैं। कोई भी संख्या को आप उठा लीजिए, देखिए जैसे मैंने 10 को यहाँ पर उठाया तो 10 में 1 के और 10 के अलावा 2 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, इसलिए 10 जो है आप देख पा रहे हैं कि 1 और 10 के अलावा 2 और 5 का भी भाग जा रहा है, तो हम कहेंगे कि 10 और ये सभी संख्याएं किसके उदाहरण हो जाएगी, आपकी भाज्य संख्याओं के उदाहरण हो जाएंगे। तो आपको भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया आ गया होगा कि परिमेय अपरिमेय संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या आपकी क्या होती हैं। तो आगे जब भी हम चलेंगे आगे, तो आगे हमारे को अभाज्य संख्याओं के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे ये बेसिक स्टूडेंट्स एकदम क्लियर होगा, बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं कुछ और नियम के बारे में। जो और नियम जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो और नियमों के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले स्टूडेंट्स भाजकता नियम के बारे में। ये भाजकता नियम स्टूडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भाजकता नियम इतने इम्पोर्टेंट है कि लैसे में से जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लगभग 40 से 50% क्वेश्चन हम भाजकता नियम के आधार के ऊपर ही ख़त्म कर देंगे। बेसिक मेथड पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम को मैनेज करना, और टाइम को मैनेज करने के लिए हमें जितनी शॉर्ट ट्रिक्स पता होंगी, जितने हम बाईपास रूल लगा करके मेथड पर ना जा करके क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, उतना हम एग्जाम में टाइम बचा पाएंगे। इसीलिए आपको ये भाजकता नियम बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपको सभी एक एक बच्चों को याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम जो भाजकता नियम लेते हैं वो लेते हैं 2 का नियम। 2 का नियम क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 का नियम जो है वो आपको बिल्कुल इजीली याद रह जाएगा। इसमें हमें देखना होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तब 2 का भाग चला जाएगा। अगर हम बात करें 3 का नियम, तो 3 का नियम क्या कहता है स्टूडेंट, 3 के नियम के लिए आपको क्या चेक करना है, 3 के नियम के लिए आपको अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाए। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, पहले वाले क्वेश्चन के लिए मैं एग्जाम्पल लिखूं, तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए मैंने कोई भी नंबर लिखा 472। आप देख पा रहे हैं इकाई के स्थान पर यहाँ पर 2 है, तो इसमें भाग चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेता तो मैंने अगर लिखा होता 7, 8, 9, 4, तो इकाई के स्थान पर 4 आ गया है, तो 4 में भी भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं 3 के नियम की बात करूं, तो 3 के नियम के लिए अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है जिसमें मैंने लिखा है 5, 3, 2, 1, 1। ये कोई संख्या लिखी है मैंने। इस संख्या के अंदर हमें सबसे पहले अंकों का योग करना है, तो हम करेंगे 5, 3, 8, 2, 10, 11, 1, 12। तो मेरे अंकों का जो योग है स्टूडेंट्स वो 12 आ गया, और आप चेक कर पा रहे हैं 12 में 3 का भाग चला जाएगा, तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। अगर मैं बात करूँ 4 के नियम की, तो 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम हमें कहता है कि हमें क्या देखना है, संख्या के अंतिम 2 अंक देखने हैं। संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या में, 2 अंक से बनी संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाए, पूरा पूरा भाग जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, तो आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिखी है 7, 5, 3, 4, 8, तो हमें क्या करना है, हमें
दो संख्या लेनी है, इकाई और दहाई की। अंतिम दो अंक का मतलब है इकाई और दहाई की दो संख्या, जो कितनी होगी स्टूडेंट, 48 होगी। और 48 में आप देखेंगे 4 का भाग आराम से जाता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 भाग जा रहा है, तो हम कहेंगे कि संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो हमें इन दो संख्याओं को देखना है, इकाई दहाई की। इसके इधर चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या में 4 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी स्टूडेंट 4 का भाग डेफिनेटली जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद हम अगले रूल की बात करते हैं। अगला रूल स्टूडेंट हमारा होगा 5 का भाजकता नियम। तो 5 का नियम क्या कहता है स्टूडेंट, 5 का नियम हमें कहता है कि इकाई का अंक जो है वो होना चाहिए 0 या 5। इकाई का अंक हमारा होना चाहिए 0 हो या 5 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल इसका लिखूं तो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 7, 8, 9, 5। तो इसके अंदर इकाई का अंक 5 आ गया है, तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसी प्रकार से 7, 8, 9, 3, 0, इसमें भी इकाई का अंक आप देख रहे हैं 0 है, तो ये संख्या भी 5 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। अगर मैं बात करूं 6 के नियम की, तो स्टूडेंट 6 का नियम बिल्कुल इजी नियम है। 6 का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या में 2 व 3 दोनों का भाग जाता है, दोनों का भाग जाता है, तब 6 का भाग भी जाएगा, 6 का भाग भी जाएगा। इसके लिए आवश्यक क्या है स्टूडेंट्स, इसके लिए आवश्यक है मित्रों कि यहाँ पर 2 व 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। अगर दोनों का भाग जाएगा तो हम कहेंगे 6 का भाग भी जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने एक संख्या ली, मैंने लिखा 7, 8, 9, 3, 1, 2, ये कोई संख्या मैंने लिखी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें इकाई का अंक कितना है स्टूडेंट, इकाई का अंक 2 है, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा। अगर आप अंकों का योग करेंगे तो 8, 7, 15, 15 और 9 24, 24 और 3 27, 27 और 1 28, 28 और 2 30। तो आप देख पा रहे हैं 30 में 3 का भाग भी पूरा पूरा जाता है और 30 में 3 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो डेफिनेटली संख्या में 6 का भाग भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम 6 का भाजकता नियम की जांच करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम आगे बात करें कि 7 का भाजकता नियम, तो जनरली 7 का भाजकता नियम हमें कोई काम आता नहीं है और जनरली बुक में भी लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए 7 के भाजकता नियम को मैं स्किप भी कर सकता था, परंतु फिर भी मैं 7 का भाजकता नियम यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि 7 का भाजकता नियम क्या कहता है। तो छोटी संख्याओं के लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो ये ठीक है, बड़ी संख्याओं के लिए थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ 7 का भाजकता नियम क्या लिखा मिलेगा आपको। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको करना है इकाई के अंक का दुगना शेष बची संख्या में से घटाने पर 0 या 7 का गुणज प्राप्त होना चाहिए, ऐसा 7 का नियम बोलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई संख्या ली, मैंने लिखा ऐसा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इकाई का अंक कितना है स्टूडेंट 7। इस 7 का आपको क्या करना है, डबल करना है। तो 7 का दुगना हो जाएगा स्टूडेंट 14, और शेष बची संख्या में से शेष कितना बचा है हमारे पास, अगर मैंने इकाई के अंक को दुगना कर लिया तो शेष बच गया 42। 42 में से हमें 14 घटा देना है, और जैसे ही मैं 42 में से 14 घटाऊंगा स्टूडेंट मेरे पास 28 बचेगा। और 28 जो है आप देख पा रहे हैं 7 का गुणज है, मतलब 28 में 7 का भाग जाता है, अर्थात ये संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। तो इस प्रकार से हम 7 के भाजकता नियम की जांच करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं 8 के भाजकता नियम की। 8 का नियम, तो 8 का नियम हमें क्या कहता है, 8 का नियम हमें कहता है स्टूडेंट कि संख्या के 4 के नियम में हमने अंतिम 2 अंक लिए थे, यहाँ पर संख्या के अंतिम 3 अंक लेंगे, संख्या के अंतिम 3 अंक लेंगे। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग देने पर या ऐसा कह लो कि पूरा भाग चला जाए, तब संख्या में भी पूरा 8 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं। मैंने लिखा 9, 7, 5, 3, 8, 4, 8। अब यहाँ पर हमने अंतिम
तीन अंक कितने लिए स्टूडेंट? 848। अंतिम तीन अंक से बनी संख्या 848 है। इसमें मैंने 8 का भाग दिया तो आप देख पा रहे हैं 8 एकम 8, 0 भाग नहीं जाने की 0, 8 सिंग 48, तो यहाँ पर भाग चला गया। तो ये चाहे कितनी बड़ी संख्या हो इसमें भाग जाएगा। अगर मैं इधर की तरफ और भी कुछ संख्याएं ऐड कर लेता हूँ तो अभी भी इसमें 8 का भाग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें केवल इन इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले 3 अंकों की जाँच करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं 9 के भाजकता नियम की। 9 का भाजकता नियम हमें क्या कहता है? देखिए, 9 का नियम हमें कहता है कि अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाए। अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाए। अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाए, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखें कि कोई संख्या हमने ली 7, 2, 3, 6, 0। यहाँ पर अंकों का योग करेंगे 7, 2, 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18 प्लस 0 18। तो 18 में आप देख पा रहे हैं 9 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए हम कहेंगे इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। अगर हम आगे बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट नियम की, तो नेक्स्ट नियम हमारा जो होगा वो होगा 10 का नियम। 10 का भाजकता नियम क्या कहता है? 10 के भाजकता नियम में स्टूडेंट हम देखेंगे इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कितना होना चाहिए हमारा? इकाई का अंक 0 होना चाहिए। इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसके लिए एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमने कोई संख्या लिखी जिसमें इकाई का अंक कितना हो गया? 0, तो इस संख्या के अंदर 10 का भाग आराम से चला जाएगा। अगला जो नियम आता है स्टूडेंट वो आता है हमारा 11 का नियम। ये 11 का नियम इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो 11 का नियम क्या है इसको देखते हैं। इसमें हम कहते हैं स्टूडेंट कि संख्या के विषम स्थान तथा संख्या के विषम स्थान तथा सम स्थान, संख्या के विषम स्थान तथा सम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। या तो 0 आ जाए स्टूडेंट्स, या क्या आ जाए? 11 का गुणज आ जाए, तब 11 से वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मान लो मैंने 7, 7, 7, 7 ऐसे 6 बार लिख लिया, तो 7, 7, 14, 7, 21 विषम स्थान का मतलब होगा स्टूडेंट पहला, तीसरा और पांचवा अंक। इसी प्रकार से सम स्थान का मतलब होगा दूसरा, चौथा और छठा अंक। तो दूसरा, छठा और दूसरा, चौथा और छठा अंक जब मैं जोड़ूंगा तो ये भी हो जाएगा 21, और पहला, तीसरा, पांचवा जोड़ूंगा ये भी हो जाएगा 21। तो विषम स्थान और सम स्थान के अंकों के योग को घटा देंगे, और घटाने पर हमें या तो 0 मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिल गया है, तो हम कहेंगे ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी प्रकार से हम अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक लिखा 8, 7, 4। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से एक उदाहरण ले लिया है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। तो हमारे पास विषम स्थान के अंकों का योग बन रहा है 4 और 7 11, 11 और 8 बन रहा है हमारे पास 19। 11 और 8 हमारे पास बन रहा है स्टूडेंट 19, और यहाँ पर हम देखें 5 और 3 बन रहा है 8। तो हमारे पास 19 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है कितना? 11 आ रहा है, और 11 का गुणज है, तो अर्थात ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस प्रकार से आपको भाजकता नियमों को याद रखना है, आप गौर करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करते हैं। जैसे पहला जो पॉइंट आप नोट करेंगे स्टूडेंट, पहला जो पॉइंट है वो ये याद रखना है कि यदि किसी एक अंक की पुनरावृत्ति सम बार होती है। सम बार मतलब स्टूडेंट 2 बार, 3, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, इस प्रकार से सम बार हो, तब बनने वाली संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब उस संख्या में 11 का भाग हमेशा जाएगा ही जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा 5, 5, 5, 5 4 बार लिखा, तो 4 बार लिखा तो ये सम बार लिख दिया मैंने। अगर मैंने सम बार लिखा है किसी एक ही अंक को तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा।
जैसे मान लो कि मैं 6 6 6 6 6 6 8 बार लिख देता, 2 बार 2 4 2 6 2 8, 8 बार लिख दिया, तो 8 बार फिर से मैंने सम बार लिख दिया, तो इस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। आपको रूल लगाकर चेक करने में टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं स्टूडेंट्स नोट के अगले पॉइंट की बात करूं तो नोट के अंदर हम अगला पॉइंट लिखेंगे, दूसरा जो बिंदु हम नोट में लिखेंगे वो लिखेंगे, सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार या 6 के गुणज में अर्थात 12 बार 18 बार 24 बार 30 बार, इसी प्रकार से और भी आगे हो, तब बनने वाली संख्या हमेशा स्टूडेंट्स गौर करना है, यहाँ पर मैं 4 संख्याएं लिख रहा हूँ, 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अर्थात कहने का मतलब क्या है, गौर करें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई भी अंक की अगर मैंने 6 बार पुनरावृत्ति कर दी, जैसे मैंने मान लो कि मैंने 4 को ही 6 बार लिख दिया, या मैंने इसको 12 बार लिखा होता, या फिर मैंने इसको 18 बार या 24 बार, मतलब 6 के गुणज में किसी एक अंक की पुनरावृत्ति होगी, तो ये जो संख्या बन गई है इसमें 7 का भाग भी जाएगा, इसमें अगर मैं कहूँ 11 का भाग तो वो भी जाएगा, इसमें अगर मैं 13 का भाग दूँ तो वो भी जाएगा, इसमें अगर मैं 37 का भाग दूँ तो वो भी डेफिनेटली जाएगा। चाहो तो आप चेक कर सकते हो। इस प्रकार से ये ट्रिक आप डायरेक्ट याद रखेंगे। एग्जाम में कई बार अच्छे लेवल एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो अगर ये बात हमें पता होगी तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट नोट के पॉइंट की तरफ आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट होने वाला है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा कि हम नोट का अगला जो बिंदु लिखेंगे वो आपको इस तरीके से लिखना है कि कोई भी संख्या जिसके अंदर 3 अंकों की एक पेयर बना हो, जैसे XYZ और XYZ। कहने का मतलब ये है कि ये 3 डिफरेंट अंक हों और फिर से वही अंक क्या हों, उसी सीक्वेंस में फिर से लिखे जाएं, और ये 6 अंकों की इस प्रकार से कोई संख्या बनी हो, तो ये जो संख्या होगी स्टूडेंट, ये हमेशा 7 से 11 से और 13 से डिविजिबल होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो संख्या होगी, इसमें देखो मैंने 37 नहीं लिखा है, इसमें केवल 7, 11 और 13 का भाग जाएगा। इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, SSC CP और CGL वगैरह के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया गया कि 5A B, फिर यहाँ पर लिख दिया C, फिर लिख दिया 7 और फिर लिख दिया 9, और कह दिया कि दी गई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। इस प्रकार से आपको बोल दिया गया, पूर्णतः विभाजित है, तब A + B - C का मान ज्ञात करो। ऐसा एक क्वेश्चन दिया है छोटा सा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको पता है कि इस फॉर्मेट के अंदर जो संख्याएं होती है वो 7, 11, 13 से विभाजित होती है। ये कह रहा है कि ये संख्या 13 से विभाजित है, तो ये 3 का एक कॉम्बो बनेगा और ये 3 का एक कॉम्बो बनेगा, मतलब 5A और B का जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो होगा, तभी जाकर के 13 का उसमें भाग जाएगा। तो आप देखें 5AB, तो ये भी कैसा बनना चाहिए था, ये भी बनना चाहिए था 5AB। तो जब आप तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा कि C की वैल्यू तो कितनी हो गई स्टूडेंट, 5 हो गई, तो यहाँ तो हम 5 लिख देंगे, माइनस यहाँ से जब आप तुलना करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे A की वैल्यू कितनी हो गई है, A की वैल्यू 7 हो गई है, और यहाँ से जब आप लास्ट वाले की तुलना करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये B जो था उसकी वैल्यू 9 हो गई है, तो यहाँ पर हम प्लस में 9 लिख देंगे। तो आप देखेंगे कि 9 और 7 तो 16 हो गया, और 16 में से 5 घटाएंगे तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 11। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है वो कई बार इस पैटर्न के ऊपर या इस नोट के ऊपर पूछ लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है इसके ऊपर क्वेश्चन। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद होनी चाहिए। और अगर मैं लास्ट पॉइंट अगर मैं नोट की बात करूं तो नोट में आपको कभी कभी 10th या 12th लेवल एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाता है, तो नोट का जो 4th पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 25 अभाज्य संख्या होंगी। इस बात को आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25 अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी, ऐसी संख्या है जिनमें एक का और खुद का ही स्वयं का ही भाग जाएगा, उसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने बेसिक आज अभी यहाँ पर पढ़ा है, ये सारा बेसिक आपको बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे के क्वेश्चंस करने से पहले आप सभी इन बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, याद कर लें, ताकि आपको आगे जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट्स कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि हमें दिया है, यदि भिन्न 5/14, 6/11, 7/9, 8/13, 9/10 हो तो इनको हमें आरोही क्रम में लें तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर चौथे स्थान पर जो भिन्न होगी वो निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2-3 तरीके हैं, अलग अलग तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको सबके साथ अपनी तरफ से क्या अप्लाई कर देना है स्टूडेंट, 0 अप्लाई कर देना है। जब आप सबके साथ अपने तरफ से 0 अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दे देना है। तो अब 14 का भाग जब 50 में देंगे स्टूडेंट्स, तो आपको जो प्राप्त होगी संख्या वो होगी 14×3=42। तो ये जो संख्या मिलेगी यहाँ से पहले के लिए वो आपको 3 मिलेगी। जब आप 11 का भाग 60 में देंगे तो ये आपको उत्तर मिलेगा 11×5=55। जब आप 9 का भाग 70 में देंगे तो आप देखेंगे 9×6=54, 9×7=63। तो आप यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो 6 नहीं, ये कितनी हो जाएगी आपकी वैल्यू 7 हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 7। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे, जब थर्ड वाले में आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 13×6=78। और लास्ट वाले में आप देखेंगे कि जब आप भाग देंगे 90 में 10 का तो आपको मिलेगा 9। तो आपको आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है स्टूडेंट बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम होता है स्टूडेंट्स, बढ़ता क्रम होता है। बढ़ता क्रम मतलब पहले क्या लिखेंगे आप, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इसने पूछा है आरोही क्रम में ले तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी। तो पहले नंबर पर आप देख पा रहे हैं, पहले नंबर पर ये होगा, दूसरे नंबर पर ये होगा, तीसरे नंबर पर ये होगा, चौथे नंबर पर ये होगा और सबसे लास्ट में 5वें नंबर पर ये होगा। आपसे चौथे स्थान वाली पूछी है तो चौथे स्थान वाली मतलब ये वाली भिन्न, और ये वाली भिन्न कितनी थी स्टूडेंट, 7/9 थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 7/9। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे, बड़े ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन आपको कहा गया है कि कितने 1/6 मिलकर 42 सही 2/3 के बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे कि ये जो भिन्न है ये आपकी मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न को सोल्व करने का तरीका होता है कि पहले आप इन दोनों को 41 को और 3 को गुणा करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आप 2 जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, 41 को 3 से गुणा करेंगे और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमें अंश प्राप्त हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा स्टूडेंट, 3 आएगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे आप 41 × 3 करेंगे तो 4×3=12, 120 और 3 123 हो जाएगा स्टूडेंट, और 123 में हम 2 ऐड करेंगे तो ऊपर हमें मिल जाएगा 125/3। मतलब हम कह सकते हैं कि इस भिन्न का सरल करने पर इस भिन्न को हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 125/3 मिलेगा। आपको स्टूडेंट यहाँ पर पूछा है कि 1/6 कितने 1/6 मिलकर ये वाली जो वैल्यू है वो हमें बना सकते हैं। तो आप गौर कर पा रहे होंगे यहाँ हर में 6 है और यहाँ हर में 3 है। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि 2 से 2 काटेंगे तो मूल भिन्न वही रहेगी 125/3। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट, हमने ऐसा इसलिए किया ताकि नीचे की तरफ 6 बन पाए, और ऊपर 125 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 250। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें 250/6 मिल गया है। इसको मैं लिख सकता हूँ 250 × 1/6। तो 1/6 कितनी बार गुणा करने पर हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो आप देख पा रहे हैं 250 बार गुणा करना पड़ेगा, 250 बार गुणा करना पड़ेगा, जब जाकर हमें ये रिजल्ट मिलेगा कितना, 125/3। तो आप यहाँ से जो आंसर लगाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी को आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है स्टूडेंट,
999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, 999 सही 4/7 और इसी प्रकार से ये कंटिन्यू है 999 सही 6/7 तक। तो आप गौर करें यहाँ पर, इसको करने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि जिस प्रकार से हम एक सही 1/2 को ब्रेक कर कर 1 प्लस आधा अलग अलग लिख सकते हैं, इसी प्रकार से अगर हमें कहीं पर 2.5 दिया हो या 2.5 दिया हो तो हम लिख सकते हैं 2 + 0.5। उसी आधार पर हम क्या करने वाले हैं कि सब में से 999 हम अलग निकाल लेंगे। तो अगर मैं इसको तोड़ता तो स्टूडेंट मुझे क्या प्राप्त होता, इसको तोड़ने पर मुझे प्राप्त होता 999 प्लस में 1/7। अगले वाले में क्या मिलेगा, 999 प्लस में 2/7। इसी प्रकार से हम सबको ब्रेक कर लेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो 999 मुझे कितनी बार मिलेगा स्टूडेंट, 6 बार मिलेगा। तो मैं सीधा लिख लेता हूँ 999 गुणा 6 प्लस मुझे मिलेगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। आप गौर कर पा रहे होंगे कि नीचे जो 7 है वो सब में सेम है, तो सबका एलसीएम में एक साथ ले लेता हूँ, कितना 7। और जब हर समान होता है तो अंश जुड़ जाता है स्टूडेंट, तो अंश जुड़ जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा जुड़ जाएगा। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो आप गौर कर पा रहे होंगे कि जोड़ 21 आएगा और 21 में 7 का भाग देने पर मुझे रिजल्ट मिलेगा 3। तो मैं इसको गुणा कर देता हूँ। आप देखें 999 गुणा 6, अगर मैं इसको 1000 गुणा 6 करता तो ये 6000 होता है। 1 में 1 की कमी तो 6 में 6 की कमी, 6000 में से 6 जब आप घटाओगे तो आपके पास में बचेगा स्टूडेंट्स 5994। और प्लस में ये जो 3 यहाँ पर हमें वैल्यू आई है ये इसके प्लस में है, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और आप देख पा रहे हैं 94 में 3 जोड़ोगे तो ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, 5997। तो 5997 आप देख पा रहे हैं आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, निम्न में से वास्तविक संख्या नहीं है। अर्थात वास्तविक संख्या नहीं है का मतलब वो क्या चाहता है हमसे कि हम कौन सी संख्या, जो संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती वो कैसी संख्या होती है स्टूडेंट, काल्पनिक संख्या होगी। अभी मैंने आपको बेसिक स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बेसिक पढ़ाया था स्टूडेंट्स। वहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या में क्या अंतर होता है। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि ऐसी संख्याएं जो नेगेटिव में लिखी होती है रूट के अंदर, वे संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर संख्या रूट के अंदर नेगेटिव में नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर रूट के अंदर नेगेटिव में संख्या है, परंतु यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या नहीं है, हमें ये बताना है। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली संख्या, तो ये वाली संख्या जो है उसके अंदर रूट के अंदर नेगेटिव में नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये वाली जो संख्या होगी ये स्टूडेंट्स कैसी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। तो आप गौर करेंगे सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हुआ काल्पनिक संख्या, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा दिया गया है, घन लगा दिया गया है, और घन करने पर ये जो संख्या है ये काल्पनिक संख्या के अंदर नहीं जाएगी। तो आप इस चीज़ का गौर करेंगे कि कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है, अर्थात वो काल्पनिक संख्या जानना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ पर बोला है कि निम्न में से सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, पहली बात तो स्टूडेंट ये हमेशा दो संख्याओं के एक युग्म में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दो संख्याएं लिखी हैं x और y, तो x और y दो संख्याओं का एक युग्म है, एक पेयर है, और ये दोनों की दोनों संख्याओं का स्टूडेंट जो मैसे है, जो HCF है, वो हमेशा कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। अगर किन्हीं दो संख्याओं का में से 1 है तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 4 और 5, तो 4 और 5 का में से कितना है स्टूडेंट, 4 और 5 का में से 1 है, अर्थात ये संख्याएं, ये जो 4 और 5 है ये संख्या सह अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से अगर मैं 5 और 9 ले लेता तो 5 और 9 का भी में से कितना है स्टूडेंट, 5 और 9 का में से भी 1 होगा, तो ये भी सह अभाज्य संख्या होगी। अगर मैं 7 और 11 ले लूँ तो 7 और 11 का में से भी कितना होगा स्टूडेंट, 1 होगा, तो ये भी सह अभाज्य संख्या होगी। अगर मैं 9 और 14 ले लेता हूँ स्टूडेंट, तो 9 और 14 का जो में से है वो भी कितना होगा, इनका में से भी 1 होगा, तो ये जो पेयर बनेगा 9 और 14 का ये भी सह अभाज्य संख्या होगी। कई लोग यहाँ पर गलत कंसेप्ट समझ लेते हैं कि सह अभाज्य के अंदर अभाज्य देखते ही उनको ये लगता है कि
दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि लास्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर मैंने दोनों की दोनों संख्या अभाज्य ना लिख करके ये दोनों की दोनों संख्या भाज्य लिखी है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये जो पेयर है ये किसका उदाहरण है? सह अभाज्य संख्या का उदाहरण है, सह अभाज्य संख्या का उदाहरण है। अर्थात कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी तभी वे सह अभाज्य कहलाएंगी, बस केवल एक कंडीशन है कि उनका मैसे कितना होना चाहिए, एक, चाहे संख्याएं कुछ भी हो उससे कोई मैटर नहीं करेगा। तो ये कंसेप्ट आपने समझ लिया, तो अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि सहअभाज्य संख्या के हमें 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनका जो मैसे है, इनका मैसे 5 है, तो ये सहअभाज्य नहीं होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 और 15 का जो मैसे है वो मैसे कितना है, यहाँ पर 1 है। और अगर आप देखेंगे 7 और 3 का मैसे भी कितना है स्टूडेंट, 7 और 3 का मैसे भी 1 है। और अगर आप देखेंगे कि 15 और 18, तो 15 और 18 का जो मैसे है वो निकल करके आ रहा है स्टूडेंट कितना, 3। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें कि 8 और 15 वो सहअभाज्य संख्या का उदाहरण है और 7 और 3 वे भी सहअभाज्य संख्या का उदाहरण है। तो सहअभाज्य संख्या जिनका मैसे कितना होता है, 1 होता है, वे सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बी और सी दोनों ही हम ऑप्शन क्या कहेंगे, राइट आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 110 से 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं स्टूडेंट? आप देख पा रहे हैं कि 111 अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 का भाग जाता है। 111 के अंदर अंकों का योग 3 आता है। अगर हम 112 को देखें तो इसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर हम 113 को देखें तो 113 अभाज्य संख्या होगी। अगर हम 114 को देखें ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें इकाई का अंक 4 है, 2 का भाग चला जाएगा। अगर हम 115 को देखें तो 115 भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें 5 का भाग चला जाएगा। 116 में 2 का भाग चला जाएगा। 117 के अंदर अगर हम देखें तो 117 के अंदर स्टूडेंट 7 और 1 8 1 9, इसके अंदर भी 3 का भाग जा रहा है, तो ये भी नहीं होगी। अगर हम 118 को देखें ये भी नहीं होगी। अगर हम 119 को देखें तो 119 के अंदर आप देख पा रहे हैं कि 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का भाग नहीं जा रहा है। अगर हम 7 का भाग चेक करें तो 7 एकम 7, यहाँ से 4 बचेगा, 7 7 49, इसमें भी 7 का भाग चला गया, तो ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। और 120 के अंदर 2 का भाग जाता है, ये भी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि केवल और केवल कितनी अभाज्य संख्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। तो इस प्रकार से जब भी आपको अभाज्य संख्या कहीं से कहीं के बीच की भी पूछे तो आप चेक कर सकते हैं। इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, किस प्रकार से मैंने चेक करके बताइए, आप उसी प्रकार से चेक करेंगे। तो यहाँ पर केवल एक अभाज्य संख्या होगी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कहता है यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर क्रमागत 3 विषम प्राकृत संख्याओं की बात कही है। तो विषम प्राकृत संख्याओं का योग अगर 147 हो तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, अगर इनका योग 147 है तो मैं जैसे ही इसमें 3 का भाग दूंगा, 3 चौक 12, 2 3 नम 27 49, ये हमारा जो निकल के आया है वो औसत निकल करके आ गया है। जब हम औसत पढ़ेंगे तो आपको ये कंसेप्ट बताया जाएगा कि औसत जो है वो 3 पदों की संख्या के अंदर औसत वाली जो संख्या है उसको हम बीचों बीच बैठाते हैं, बीचों बीच लिखते हैं। तो हम औसत को डायरेक्टली कहाँ बिठा देंगे, बीचों बीच वाली संख्या में बिठा देंगे। और चूंकि यहाँ पर बोला है विषम प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या मैंने बताई थी 1 2 3 4 5 सारी होती हैं, और साथ ही साथ इसने केवल प्राकृत नहीं बोला है, विषम का भी प्रयोग किया है। तो इससे जस्ट पहले वाली विषम संख्या 47 होगी और इसके जस्ट बाद वाली विषम संख्या 51 होगी। उसने बोला है कि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग है हो तो बीच वाली संख्या कितनी होगी। तो बीच वाली संख्या स्टूडेंट 49 होगी। तो ये तो सीधा ही हो गया था 49। अगर वो सबसे पहले वाली पूछता तो आंसर 47 हो जाता, सबसे बाद वाली पूछता तो 51 हो जाता, सबसे बड़ी 51, सबसे छोटी 47, लेकिन इसने बीच वाली पूछी है तो बीच वाली 49 हो जाएगी, आंसर बी हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो -4 से 4 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं ये पूछा है। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है स्टूडेंट, जो कंटिन्यू लिखी गई होती हैं। और स्टार्ट कहाँ से होती है, पूर्ण संख्या 0 से होती है। तो 0 1 2 3 4 5 6, ये इस प्रकार से कंटिन्यू पूर्ण संख्या होती है। लेकिन इसने -4 से 4 के बीच में पूछी है तो -4 से 4 के बीच में बोली है।
तो बीच बोल दिया स्टूडेंट, तो 4 को शामिल नहीं करना है, तो ये शामिल नहीं होगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब कितनी पूर्ण संख्याएं आ गई स्टूडेंट, 4 पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी। इसके इधर वाली -1 -2 -3 -4 क्यों नहीं ले रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि वो पूर्ण संख्या नहीं होती, वो पूर्णांक संख्या होती है। जो नेगेटिव वाली संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण बोला है तो पूर्ण के अंदर हम केवल पॉजिटिव नंबर्स को लेते हैं और 0 को लेते हैं। तो यहाँ पर 0 1 2 3 के बीच बोला है, तो हमने बीच बोला है तो 4 को शामिल नहीं किया है। अगर यहाँ पर बोला होता कि -4 से 4 तक, तो तक अगर बोल देता तो तक के केस में हम क्या करते, अगर यहाँ पर तक बोला होता तो तक के केस में हम क्या करते स्टूडेंट, 4 को भी शामिल करते, तो फिर हमारा आंसर 5 होता। लेकिन बीच की पूछा है तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वे सभी अभाज्य संख्याएं जो 13 से बड़ी नहीं है का योग कितना होगा। तो 13 से छोटी हमें अभाज्य संख्या लिखनी है, तो आपको पता है 2 होगी, 3 5 7 और 11। 13 से छोटी ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनका योग पूछा है आपसे, तो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। 3 2 5 और 5 10, 10 में अगर मैं 18 ऐड कर दूंगा तो 10 और 18 हमारा हो जाएगा 28। इसने बोला है वे सभी अभाज्य संख्याएं जो 13 से बड़ी नहीं है का योग होगा। तो स्टूडेंट आप इजीली देख सकते हैं कि 13 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और 11 हो गई। तो 11 और 7 18 और ये 10 हो गई, तो टोटल हमारी कितनी हो जाएगी, 28 होना चाहिए था। 28 ऑप्शन नहीं है, तो 28 राइट आंसर होगा। तो आप किसी भी ऑप्शन को 28 लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से अगला क्वेश्चन जो आया है उसके अंदर फिर से अभाज्य संख्या की बात की है। देखो बार बार अभाज्य संख्या के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो हमें अभाज्य संख्या कौन सी है ये बतानी है। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी नहीं होगी, क्योंकि इसमें अंकों का योग कितना आ रहा है, 4 2 6 और 3 9, और 9 आ गया अंकों का योग, तो इसमें कितने का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। और जब 3 का भाग चला जाएगा तो ये अभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार से आप लास्ट वाली को देख पा रहे हैं, 3 और 1 4 और 2 6, 6 में भी 3 का भाग चला जाएगा, तो ये भी अभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर हम चेक करते हैं कि इन दोनों के अंदर से कौन सी भाज्य है और कौन सी अभाज्य है। तो चलिए, हमने देखा 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, तो अब बचा किसका, 7 का। तो हम 7 का भाजकता नियम अप्लाई करके देखते हैं। 7 का इसमें डिवाइड करोगे, 7 चौक 28, 3 बचेगा 37, 7 का भाग नहीं जा रहा है। इसमें हमने देखा 7 के बाद हम 11 का भाजकता नियम अप्लाई कर सकते हैं, तो 11 का भाजकता नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। देखो मैंने बताया था विषम स्थान के अंकों का योग, तो 3 और 2 5, 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 0, तो इसमें 11 का भाग चला जाएगा, तो ये भी अभाज्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन में से 3 आपने अभाज्य नहीं है काट दिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 317 ये आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। वह संख्या क्या कहलाती है जिसमें केवल एक तथा उसी संख्या का भाग जाता है। तो मैंने आपको स्टूडेंट ये स्टार्टिंग में बताया था, ये अभाज्य संख्या की डेफिनेशन है कि ऐसी संख्या जिसमें केवल एक का भाग जाए और उस संख्या का भाग जाए, तो वह संख्या कैसी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सम संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, ये सारी की सारी के बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, आप वहां जाकर इसको पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट आप देखेंगे कि अभाज्य संख्या नहीं है बोला है, तो हमें अभाज्य संख्या नहीं है मतलब कौन सी संख्या छांटनी है, भाज्य संख्या छांटनी है। भाज्य संख्या आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, अगर आपको पढ़े आते होंगे तो आप देखते ही बता देंगे 17 7 119 होता है, तो डी ऑप्शन जो है वो एक भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, तो आपको डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं, 1 से 9 तक सारी संख्याओं में एक एक अंक होते हैं, तो यहाँ पर तो हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 9 अंकों की। अगर हम देखें 10 से 50 तक, तो 10 से 50 तक आप देख पा रहे हैं कि कितने अंक होते हैं, 2 अंक वाली संख्याएं होती हैं सारी की सारी, और यहाँ पर जो टोटल संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 10 से अगर हम 50 तक देखेंगे तो टोटल 41 संख्याएं होंगी, और 41 दूनी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 82 हो जाएगा। और 82 में जैसे ही मैं 9 ऐड करूंगा तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 91। तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी, अगर मैं 1 से 50 तक गिनती लिखता हूं और उनके डिजिट को काउंट करता हूं, अंकों को काउंट करता हूं, तो टोटल 91 अंक मुझे वहां पर प्राप्त होंगे। आप चेक कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सरलीकरण से रिलेटेड स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दशमलव अप्लाई है और 3 3 3 3 3 आ रहा है। तो आप देखेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 गुणा 3 करेंगे 27, फिर 81, फिर 243। तो 3 की घात आपको पता होना चाहिए कि 3 की घात जो 5 है वो होता है 243। तो 3 यहाँ पर 5 बार आया है तो मैं लिखूंगा 243। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बार क्या लगा हुआ है, जीरो भी लगा हुआ है, तो हमने जीरो भी लगा दिया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 4 3 0। और अब आप गौर करें कि यहाँ पर दशमलव अप्लाई है, तो दशमलव कितनी बार है, देखो यहाँ पर 3 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक के बाद और यहाँ पर 1 अंक के बाद। तो 3 और 2 5 और 1 6 अंक के बाद में हमें दशमलव लगाना है, परंतु यहाँ पर तो अंक 4 ही है, तो हम इधर की साइड कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 6 अंक के बाद हम दशमलव अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.00243 तो आप देखें 24 के आगे 2 जीरो, तो 24 के आगे 2 जीरो देखो इसमें है 24 के आगे 2 जीरो और दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है इधर की तरफ लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 48 डिवाइड 7.5 गुणा 84.5 भाग 20 हमारे पास ऐसा दिया हुआ है। तो आप देखें कि बोर्ड मास मैंने आपको बताया था, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 साइन का प्रयोग हो रहा है, डिवाइड फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई फिर यहाँ पर डिवाइड। तो डिवाइड को प्रेफरेंस मिलेगी, पहले नंबर पर डिवाइड होगा फिर दूसरे नंबर पर मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम इतने को सोल्व करेंगे एक साथ, फिर जो रिजल्ट आएगा और इधर इतने को सोल्व करेंगे एक साथ, दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हम कह सकते हैं 48/7.5 गुणा इधर आया है 84.5/20। अब आप देखेंगे एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव हो गई कैंसिल। अब आप काटें तो आप 4 से काट सकते हैं इसको 5 बार, इसको 4 से काट सकते हैं 12 बार। अगर आप इसको देखेंगे तो ये 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75, इसको 25 से काटेंगे 25 तिया 75, बचेगा कितना, 25 से नहीं कट रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि 25 से नहीं कट रहा है, तो इसको 5 से काट लेते हैं। इसको 5 से काटेंगे ये 15 बार कटेगा, ये 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छंग 30, फिर 4 बचेगा, 5 नम 45, ठीक है। और अगर आप गौर करेंगे तो ये 3 से फिर से कट जा रहा है, 3 से ये 4 बार कट जाएगा, ये 3 से 5 बार कट जाएगा। तो हमारे पास ऊपर तो आया 4 गुणा में 169 बटे में आप देखेंगे 5 25। अगर मैं ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास नीचे बन जाएगा कितना, 100, और ऊपर गुणा करेंगे 4 गुणा 4 16, 16 को 9 से गुणा करेंगे 16 नंबर 144, 14 बचेगा, 16 छिकी 96, 96 और 14 हो गया 110, 11 बच गया, 16 एकम 16 और 11 हो जाएगा कितना, 27। तो आप देख पा रहे हैं 2 अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27.04, 27.04 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम डिजिट सम से भी कर सकते थे, चूंकि अभी हमने डिजिट सम का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर उस मेथड की यहाँ पर चर्चा नहीं की है, ठीक है। तो हम आगे किसी क्लास के अंदर डिजिट सम को भी एक स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे, तो हम जानेंगे कि डिजिट सम से हम सरलीकरण के क्वेश्चन फटाफट से कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर आता है कि यदि इतने की वैल्यू इतनी है तो इतने की वैल्यू कितनी होगी। आप गौर करें इसमें और इस वैल्यू में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, यहाँ पर केवल दशमलव का खेल है। तो हम दशमलव को रिमूव करेंगे, यहाँ से मैंने जैसे ही दशमलव हटाई तो यहाँ पर जब मैं दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर मुझे 3 जीरो अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने ऊपर 1000 का गुणा कर दिया और इस साइड में भी मैंने क्या कर दिया, 1000 का गुणा कर दिया। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करता हूँ, 1 बटे, तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसका मान हमें दिया हुआ है और इसका मान हमें ज्ञात करना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी 3 7 1 8 है, यहाँ भी 3 7 1 8 है, बस दशमलव का खेल है, दशमलव को इधर उधर रिमूव करना है। दशमलव को अगर आपने ठीक से रिमूव करना सीख लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू को मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो इस वैल्यू के अंदर आप देखेंगे गौर करने पर कि यहाँ पर दशमलव अप्लाई हो रखा है, यहाँ पर क्या हो रखा है, दशमलव अप्लाई हो रखा है। तो जैसे मैं यहाँ से दशमलव हटाऊंगा तो मेरे पास ऊपर कितनी आ जाएंगी, 3 जीरो आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ 1/3718 और इस 1000 को इधर भेजूँ तो मेरे पास आएगा 0.2689 बटे में 1000, ये एक वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर पॉइंट को हटाऊंगा तो स्टूडेंट मेरे पास 7 अंक के बाद दशमलव है,
तो मुझे कितनी जीरो अप्लाई करनी पड़ेगी, 7 जीरो अप्लाई करनी पड़ेगी। 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 जीरो मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी। अब जब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इस 1 इतने की वैल्यू इतनी है। अब ये वैल्यू कितनी हो गई है मेरे पास ऊपर तो है कितनी जीरो, 7 जीरो। ऊपर तो मेरे पास कितनी जीरो स्टूडेंट, 7 जीरो, और बटे में एक के बटे में कितना था, 3718। यहाँ पर भी 3718 है। इस 3718 की जो वैल्यू है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आप बताओ, कि इसके गुणा में मैं इधर एक और लिख लूँ और बटे में लिख लूँ 3718। अब आप देखेंगे 1/3718 इतने की वैल्यू मेरे पास ये मौजूद है, तो मैं इसको इससे रिप्लेस कर देता हूँ। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 0.26 इतनी बटे में 1000। इस 1/37/18 की जगह मैं यहाँ से वैल्यू रख रहा हूँ, ये रख दी। गुणा में ये कंप्लीट वैल्यू, जिसमें एक के पीछे कितनी जीरो थे स्टूडेंट, 7 जीरो थे। तो 7 जीरो हमने 3 और 3 6 और 1 7 जीरो यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब आप देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर मुझे 4 जीरो बच जाएंगी। और वो 4 जीरो यहाँ से जब मैं दशमलव रिमूव करूँगा तो फिर मेरे पास नीचे में कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी और हमारी वैल्यू बच जाएगी इतनी, और इतनी वैल्यू मुझे ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। तो इस प्रकार से बस दशमलव को हटाना है और वापस उसको कैसे इसमें इम्प्लीमेंट करना है वो हमें सीखना है। तो इस क्वेश्चन से हमने यही सीखा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो डिविजिबिलिटी रूल मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पढ़ाए थे, तो वो वीडियो के स्टार्टिंग में जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे वही डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो आपको गौर से समझना है। वहाँ पर मैंने 22 का कोई नियम नहीं पढ़ाया था आपको, भाजकता नियम, लेकिन हम 22 को किस में ब्रेक कर सकते हैं, 2 गुणा 9 में, 2 गुणा 11 में ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या जो 2 से भी भाज्य होगी और 11 से भी भाज्य होगी, जिसमें 2 का भी भाग जाएगा, 11 का भी भाग जाएगा, तो हम कहेंगे उसमें 22 का भी भाग जाएगा। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने 6 के बारे में पढ़ा था कि जिसमें 6 के टुकड़े होंगे 2 और 3, 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा, तो हम कह रहे थे 6 का भी भाग जाएगा। सेम उसी तरीके से हम कहेंगे कि यहाँ पर 22 के लिए हम ये एक्टिविटी करने वाले हैं। तो देखिए 22 के लिए हम चेक करें कि 2 का भाग, तो 2 का भाग इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 0 है, मतलब 2 का भाग तो सब में जा रहा है। तो हमें यहाँ पर 11 का भाजकता नियम चेक करना है। जिसमें भी 11 का भाग नहीं जा रहा होगा या भाजकता नियम नहीं लग रहा होगा वही विभाजित नहीं होगा। तो हम चेक करेंगे विषम स्थान के अंकों का योग, तो 2 + 0 + 3, तो ये तो आ गया विषम स्थान के अंकों का योग आ गया कितना, 5, और सम स्थान के अंकों का योग भी 5 आ रहा है, तो ये 0 बना लेगा, मतलब इसमें तो भाग जा रहा है। अगले में आप देखेंगे 4 2 6, और आप 4 यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 और 2 नहीं जोड़ना है, 4 के साथ 0 जोड़ना है, 4 और 0 और 3, ये आ गया 7, और यहाँ से 5 और 2 7, इसमें भी जा रहा है। आप देख पा रहे हैं 8 0 और 3, ये कितना बना रहा है, 8 0 और 3 11 बना रहा है। और 11 में से 2 और 1, 11 में से जब मैं 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 8, और 8 में 11 का भाग नहीं जाता है। इसने भी यही पूछा है कि कौन सा विभाजित नहीं है, तो जिसमें 11 का भाग नहीं जाएगा तो उसमें 22 का भाग कहाँ से जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 36 से विभाजित नहीं होगा। तो 36 के टुकड़े क्या होंगे स्टूडेंट, 4 × 9 होंगे, और 4 × 9 के अंदर अगर हम देखें तो 4 का भी डिवाइड जाना चाहिए, 9 का भी डिवाइड जाना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि 36 का भी डिवाइड जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जब मैंने भाग दिया 90 के अंदर, तो 90 के अंदर 4 का भाग देने पर भाग नहीं जा रहा है, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। यहाँ पर भाग चला जाएगा 4 का, यहाँ पर भी भाग चला जाएगा और यहाँ पर भी भाग चला जाएगा। तो केवल 4 के भाजकता नियम से मैंने ऑप्शन नंबर बी को नेग्लेक्ट कर दिया है। इसी तरीके से अब मैं 9 का भाजकता नियम अप्लाई करूंगा। तो स्टूडेंट 9 का भाजकता नियम क्या कहता है, 9 का भाजकता नियम कहता है कि अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, या तो आप अंकों का योग कीजिए या आप काट भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो 4 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 4 चौक 16 और 2 18, तो 18 में 9 का भाग चला जाएगा। अगर मैं अगला देखूं तो 4 4 8, और यहाँ पर 8 8 16 और 2 18, इसमें भी चला जाएगा। तो अगर आप आगे देखेंगे यहाँ पर 7 2 9 और ये भी 9, तो यहाँ पर भी 9 का भाग चला जाएगा। तो 9 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, लेकिन इसने पूछा है कौन सी विभाजित नहीं होगी। तो नहीं होने वाली कौन सी हो गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो गया था, क्योंकि यहाँ पर विभाजित नहीं की बात पूछा है।
तो नहीं बोलेगा तो 3 में भाग जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, और जो नहीं जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो नहीं वाला पूछा है तो ये तो हम स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन को देखते ही कह सकते थे कि इसमें 4 का नहीं गया, तो स्टार्टिंग में 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम खत्म कर सकते थे, लेकिन मैंने सारे आपको चेक करके बता दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। देखो पिछले दोनों क्वेश्चन में नहीं होगी की बात की थी, अब की बार होगी, तो होगी वाली कितनी ऑप्शन होगा, मात्र एक ही ऑप्शन होगा जिसमें 45 का भाग जा रहा होगा, और 45 के भाग के लिए हमें 5 का और 9 का दोनों का भाग उसमें जाना चाहिए, तभी 45 का भाग भी जाएगा। तो 5 का भाग आप देख पा रहे हैं तीनों में जा रहा है, तो 9 का भाजकता नियम हम चेक करते हैं। 5 4 9, 9 के योग में हम काट सकते हैं, फिर 9, फिर 6 2 8 और 2 10, यहाँ पर 10 हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो था, आप देखेंगे कि लास्ट वाले जो 3 डिजिट हैं 6 2 8 और 2 10 बना रहे हैं, इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो पहला ऑप्शन कट गया। दूसरे ऑप्शन में हमने देखा कि 1 9 कट गया, फिर अगर हम देखें 6 और 3 9, ये भी कट गया। अगर हम देखें 5 2 7 और 2 9, ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 5 का भी भाग जा रहा है और इसमें 9 का भी भाग जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में 5 और 9 दोनों का भाग जा रहा है, अर्थात ये 45 से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है कि 7 अंकों की संख्या जो 72 से विभाजित हो, तो 72 से विभाजित होने के लिए उसको 8 और 9 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। 8 का भाजकता नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए, तो अंतिम 3 अंक हमारे पास बना रहे हैं 4y4। तो मैं y का मान कितना लूँ, और यहाँ पर साथ ही साथ एक और चीज़ मेंशन की है कि न्यूनतम लेकर आना है हमें x प्लस y को, मतलब हमें x और y की छोटी से छोटी वैल्यू रखनी होगी। तो अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पर 0 रखता हूँ तो ये बनाएगा, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये 404 बनाएगा, और 404 के अंदर 8 का भाग नहीं जाता है। अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा तो ये 400, अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा y की जगह तो ये कितना बनाएगा 414, इसमें भी 8 का भाग नहीं जाता है। अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा तो 424 बनाएगा, और 424 में स्टूडेंट 8 का भाग चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट हो गई कितनी, 2। अब y की वैल्यू अगर 2 हो गई तो 8 का भाजकता नियम का जो रूल था वो तो हमने फॉलो करा दिया। अब हम किसके लिए जाएंगे, 9 के भाजकता नियम के लिए। तो अब हमारी संख्या कितनी बन चुकी है, 5 6 x 3 4, और y की जगह पर हमने वैल्यू फाइंड कर ली कितनी, 2 और 4। अब हमारी जो वैल्यू गायब है वो x की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 9 का भाजकता नियम चेक करना पड़ेगा। तो या तो सभी अंकों को जोड़ लो, या फिर 9 के भाजकता नियम में हमें 9 के योग में हमें काटना होगा। तो 6 और 3 कट जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। अब 4 और 2 6 बच गया, प्लस में x बच गया, 4 और 2 6 बच गया, और प्लस में हमारे पास कितना बच गया, x बच गया। तो ये तो 4 और 2 6 हो गए, और ये जो x था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब 6 में मैं कितना जोड़ूं कि इसमें 9 का भाग चला जाए, तो आप सभी को पता होगा कि 6 में आप 3 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, और 9 में 9 का भाग जाता है तो x की वैल्यू 3 प्राप्त हो जाएगी। तो x प्लस y कितना हो जाएगा हमारा, 3 + 2, और 3 + 2 कितना होता है स्टूडेंट, 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग कितना होगा, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होती है 100, 101, 102। इस प्रकार से करते करते हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी 999। तो जब भी आपसे किसी भी संख्या का योग पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको उनके औसत को, उन संख्याओं के औसत को गुणा कर देना है जितनी वे संख्याएं हैं उनसे। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, योग प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमने औसत का फॉर्मूला पढ़ा है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो मैंने क्या किया, आपने औसत का फॉर्मूला पढ़ा है स्टूडेंट, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, आपने ये पढ़ा होगा। तो हमने क्या किया है, इस संख्या को जो बटे में थी, इस संख्या को इधर भेज दिया, तो बटे से इधर आएगी तो ये किस में आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं, और इसी कंसेप्ट के थ्रू हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट औसत जब हम पढ़ेंगे तो औसत निकालने का सीधा सा तरीका होता है कि जब अंतर समान हो, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि सब में 1-1 का अंतर है। जब अंतर समान हो तो औसत कैसे निकालते हैं, प्रथम पद प्लस में अंतिम पद। अंतिम पद कितना है, 999। ये जोड़ करके इसमें हम 2 का भाग दे देंगे तो ये तो हमारी आ गई औसत, और गुणा में कितनी संख्याएं हैं, कितने पद हैं, उसको हम यहाँ गुणा कर देंगे। तो आपको पता है
कि 1 से 999 तक 999 पद होते हैं, जिसमें से 1 से 99 तक हमने घटा दिए, तो 999 में से 99 पद जब हम हटा देंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास कितनी संख्याएं बच जाएंगी? 900 संख्याएं बच जाएंगी। भाई 1 से अगर 999 तक हम जाते तो 999 संख्याएं थी, और 1 से 99 मतलब 99 घटा दिया तो टोटल संख्याएं कितनी बच गई हमारे पास? 900 बच गई। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 900 लिखा है। तो अब आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, हम जब 2 से 900 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 450, और जब आप 999 में 100 जोड़ेंगे तो 999 में 100 जोड़ने पर ये हमें मिल जाएगा 1099, और इसको गुणा कर देंगे हम कितने से? 450 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आप गुणा करके इसको चेक कर सकते हैं। जो भी आंसर आ रहा है उसके अंदर जो भी आंसर आपका प्राप्त होगा, 9 पंजू 45, 2 अंक 50 होंगे इकाई और दहाई के। तो या तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा या ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बोला है स्टूडेंट्स, प्रथम 100 समप्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो प्रथम 100 समप्राकृत संख्याओं का योग होगा, पहली समप्राकृत संख्या होगी 2, अगली 4, अगली 6, और 100वीं जो समप्राकृत संख्या होगी वो 200 पर आएगी। आप गौर करें कि अगर आप 1 से 10 तक की बात करेंगे तो 1 से 10 तक में कितनी सम संख्या होती है? 5 सम संख्या होती है। अगर आप 1 से 100 तक की बात करेंगे तो 1 से 100 तक में कितनी सम संख्या होती है? 50 सम संख्या होती है। तो इसी प्रकार से 1 से 200 तक जब आप जाएंगे तब जाकर के आपको 100 सम संख्या प्राप्त होंगी। तो प्रथम 100 सम संख्या आपको 100 पर प्राप्त नहीं होगी। 100 तक तो कितनी सम संख्या प्राप्त होंगी? 50 ही होंगी। इसने 100 बोला है तो हमें 200 तक जाना पड़ेगा, और योग निकालने का वही तरीका होगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, और गुणा कर देंगे यहाँ से 200 तक। कितनी संख्या होंगी स्टूडेंट? प्रथम 100 सम संख्या बोली है, तो 2 से 2 4 6 8 200 तक जाएंगे तो 100 संख्याएँ होंगी। 100 से काट देंगे 2 को, 50 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 202 गुणा 50। गुणा कर लेंगे 0 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 10,100 ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास है, 21 से 51 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करने को बोला है। तो सम संख्या कौन सी होगी स्टूडेंट? 21 से 51 के बीच बोला है। तो आप देखेंगे 22 लेंगे, 24 लेंगे, 26 लेंगे, इस प्रकार से करते करते 51 से पहले जो सम संख्या होगी वो 50 होगी। इनका जब हम निकालेंगे औसत, तो इनका औसत निकालने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पर औसत निकालने के लिए पहली संख्या 22, अंतिम संख्या 50 बटे में 2, ये नोट करेंगे। गुणा में यहाँ पर कितनी संख्याएं होंगी ये ध्यानपूर्वक समझना है। तो 21 से 30 तक हमारे पास 5 संख्याएं होंगी। इसी प्रकार से 31 से 40 तक भी 5 संख्याएं होंगी, और 41 से 50 तक भी 5 संख्याएं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास इस तरीके से टोटल 5 5 5 करके टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 21 वाली लाइन में 5 होंगी, 31 वाली लाइन में 5 होंगी, 41 वाली लाइन में 5 होंगी। तो टोटल हमारे पास जो सम संख्याएं होंगी स्टूडेंट्स वो 15 निकल करके आएंगी। तो हम जब सोल्व करेंगे 50 + 22 तो ये हो जाएगा 72। 72 में दे देंगे 2 का भाग, जब 2 का भाग 72 में देंगे तो हमें 36 मिलेगा, और 36 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 × 90, 9, 15 × 3 45, 45 और 9 हो जाएगा स्टूडेंट 54। तो हमारा आंसर आ जाएगा 540, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, प्रथम 40 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो प्रथम 40 विषम प्राकृतिक संख्या, अब देखो विषम बोली है तो हमें 1 लेना पड़ेगा, 3 5 इस तरीके से हम लेंगे, और विषम प्राकृत संख्या प्रथम 40 बोली है तो 39 नहीं लिखना है हमें कितना लिखना पड़ेगा? 79, क्योंकि वही कंसेप्ट फिर से कि 1 से 40 तक तो कितनी संख्याएं होंगी? 20 ही विषम संख्या होंगी। जैसे 1 से 10 तक 5 विषम संख्या होंगी। तो गौर करें इस चीज़ को, इसने बोला है प्रथम 40 विषम संख्या, तो हमें कहाँ पर मिलेगी 40 विषम संख्या? 1 से 80 तक जाना पड़ेगा, और 1 से 80 तक जब हम जाएंगे तब जाकर हमें 40 विषम संख्या प्राप्त होगी। इसलिए अंतिम जो संख्या लिखनी है स्टूडेंट वो कितनी लिखनी है? 79 लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सारी संख्याओं को हमें क्या करना है? जोड़ना है। इन सबको क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो चलो जोड़ते हैं इन सबको। पहले इनका औसत निकालेंगे। पहली संख्या 1 है तो पहली संख्या 1 प्लस में अंतिम संख्या 79, फिर 2 का देंगे भाग, गुणा में यहाँ पर कितनी संख्याएं बोली हैं? 40, तो गुणा कर देंगे 40, 2 से 40 को काटेंगे 20 बार, और ये आ जाएगा 80 × 20, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1600।
तो आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।